वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक की हमारी नेक्स्ट पोएम अमेंडा करेंगे, रिटन बाय रॉबिन क्लिन। ये कौन थी? ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर थी एंड शी वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ 9 चिल्ड्रन। अब आप देखो, इतने सारे बच्चे होते हैं जहाँ पर, तो एक मदर के लिए कितना इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, कितना डिफिकल्ट टास्क रहता है सबका ध्यान रखना, उनकी केयर करना। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखा, उन्होंने देखा कि किस तरीके से मदर कोशिश करती है अपने बच्चों को सही तरीके से ब्रिंग अप करने की। तो ये जो पोएम है हमारी, वो भी यहीं से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, अमेंडा। अगर मैं इस नेम की बात करती हूँ अमेंडा, तो इसका मतलब क्या है? ये एक लैटिन फीमेल नेम है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? डिजर्विंग टू बी लव्ड, वर्दी ऑफ लव, मतलब इच्छा हो प्यार की, डिजर्व करते हैं हम प्यार, वो प्यार चाहती है, दैट इज अमेंडा, ये इसका मतलब है। और ये जो नेम है ये पोएम में प्रॉपरली शो किया गया है, मतलब प्रॉपरली इस जो नेम है इसकी मीनिंग को सार्थक किया गया है। कैसे कि जो गर्ल है अमेंडा, उसकी लाइफ को दिखाया है, उसके अंदर ना बहुत इच्छा होती है कि उसकी लाइफ में फ्रीडम हो, पीस हो। लेकिन क्या है कि उसके जो पेरेंट्स है, प्रोबेबली उसकी मदर की बात की गई है, तो उसकी जो मदर है वो बार बार उसको उसकी गलतियां दिखाती रहती हैं कि डू दिस डू दैट, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। तो वो सब वो क्यों बोलती है? नेचुरल है, कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी मदर है, वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा, है ना। तो ये जो पेरेंट्स है वो यही चाहते थे उसके कि उसके अंदर एक अच्छा बिहेवियर डेवलप हो, वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि उनका बच्चा वेल मैनर्ड बने, ओबीडियंट बने। लेकिन ये सब करते करते कई बार हम ये बात भूल जाते हैं कि जो आखिरकार सामने वाला बच्चा ही है, उसे थोड़ी सी फ्रीडम की भी ज़रूरत है। तो हमारी जो पोएटेस है उसने इस पोएम में रीडर्स की जो अटेंशन है वो इसी तरफ दिखाई है, क्या? बच्चों की उस कंडीशन की तरफ, जो वो क्या फील करते हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली बड़ों के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा दबाए जा रहे हैं। किसके नाम पर? गुड बिहेवियर के नाम पर। तो हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं और इस पोएम में यही बेसिकली रहेगा, अमेंडा। अब देखो, कन्वर्सेशन थोड़ी सी है, मतलब एक पैराग्राफ जो है वो उसकी मदर बोलती हैं और फिर उसके बाद जो उसकी डॉटर है यानी अमेंडा है, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो कैसे रिएक्ट करती हैं, वो सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है। अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हर्ट योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। उसकी मदर कहती है डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को मत काटो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की कई बार आदत होती है मुंह में लेते रहते हैं, नेल्स को बाइट करते रहते हैं, तो वो क्या है, वो एक बैड हैबिट है। तो इसलिए उसकी मदर उसको मना करती है कि तुम ऐसे मत किया करो। डोंट हच योर शोल्डर्स, हच योर शोल्डर्स का मतलब क्या है कि शोल्डर्स को बेंड करना, हच यू कैन से बेंड करना आगे की तरफ। तो वो बोलती है कि आप अपने शोल्डर्स को बेटा बेंड मत किया करो। वो ये अपने लिए तो नहीं बोल रही है ना, उसकी मदर अपनी बेटी के लिए बोल रही है ताकि उसका पोस्चर जो है बैठने का या खड़े होने का, जो भी उसकी पोजीशन है वो बिल्कुल प्रॉपर रहे, वो झुकी हुई ना हो, ठीक है। फिर वो कहती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब होता है लेजी होना। तो उसकी मदर कहती है कि लेजी होना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठा करो अमेंडा। अब ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी मदर उससे समझा रही है देखा जाए तो, लेकिन उसको ऐसे लगता है जैसे उसकी मदर उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल रही हूँ, बार बार उसको, मतलब कभी ये मत करो वो मत करो, तो वो इरिटेट होती है, ठीक है। अब वो क्या कहती है देखो, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो कुछ कह नहीं रही, उसके मन में ना एक थिंकिंग आती है। थिंकिंग क्या आती है? वो ये सोचती है, लैंग्वेज का मतलब होता है बेटा रिलैक्स होना, ठीक है। एमराल्ड क्या होता है? ग्रीन स्टोन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एमराल्ड सी बोला गया, मतलब जो सी है वो कैसी है? ग्रीन है। लैंग्वेज आपको क्लियर हो गया, रिलैक्स। मरमेड क्या होता है? मरमेड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक आप इमेजिनेशन में कोई क्रिएचर को फील करो, कोई क्रिएट करो। यहाँ पर क्या क्रिएट किया गया कि एक क्रिएचर है जो हाफ तो क्या है, गर्ल की बॉडी है उसमें, और नीचे जो हाफ उसका बॉडी पार्ट है वो फिश का पार्ट है, दैट इज मरमेड। एंड ड्रिफ्टिंग मीन्स टू मूव स्लोली। ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए अच्छे से? अब ये क्या कहना चाहता है, ये ना खुद को इमेजिन करती है कैसे एक मरमेड की तरह
जो क्या है, जो अकेली रहती है और अपनी लाइफ को कैसे जीती है, बहुत ही रिलैक्सिंग वे में। वो कहती है देयर इज लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। मतलब जैसे कि जो मरमेड होती है वो पूरे ग्रीन सी में अकेली इनहैबिटेंट होती है, प्रॉपरली रिलैक्स करती है, धीरे धीरे मूव करती है, वैसे ही मैं भी रहूं। ठीक है, वो यही चाह रही है, वो खुद को इमेजिन कर रही है मरमेड की तरह कि वो अकेली रहे जैसे वो रहती है और अपनी लाइफ को बहुत ही रिलैक्सिंग वे में जिए। शी सेज दैट शी वांट टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर। कि ड्रिफ्टिंग मैंने आपको बताया ना, टू मूव स्लोली, कि वो ये चाह रही है कि वो जो करंट है वाटर का उसके द्वारा कैरी अवे की जाए धीरे धीरे और फील कर सके रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देयर। क्लियर? मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो अपनी मदर के समझाने को पॉजिटिवली नहीं ले रही है। वो क्या कर रही है, उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रही है, वो अपनी ही एक थॉट प्रोसेस में चल रही है और उसको जब भी उसकी मदर कुछ टोकती है ना, वो अपने थॉट्स में चली जाती है, काश ऐसा होता, वो मैं ऐसे होती, मैं ये करती, मैं वो करती, मतलब वो अपनी ही इमेजिनेशन में जा रही है। आगे देखते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब उसकी मदर फिर से कहती है, उससे पूछती हैं, क्या पूछ रही हैं कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम? तुमने अपने रूम को प्रॉपर सेट कर लिया, क्लीन अप कर लिया? आई थॉट, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज़ क्लीन करने के लिए, तुमने वो कर लिया अमेंडा? अब उसकी मदर फिर से ये सब बातें बोल रही है। अब ये सब बातें किस लिए बोल रही है? ताकि उसकी हैबिट बने प्रॉपरली सब चीज़ों को सेटअप करने की, क्लीन करने की, अपना होमवर्क करने की। ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना। लेकिन फिर से अब वो इरिटेट है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी मदर बार बार उससे पूछती हैं। तो वो क्या सोच रही हैं? वो कहती हैं, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैट्रन सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब वो कहती है, काश इस ऐसे पेरेंट्स से अच्छा जो मुझे सारा दिन टोकते रहते, काश मैं क्या होती, एक ऑर्फन होती। ऑर्फन कौन होते? जिनके पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ होना। तो वो सोचती है इससे बेटर तो ये था कि मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स में इधर उधर भटकती, घूमती, आराम से घूमती बिना किसी टेंशन के। मैंने आपको पहली ही लाइन में बोला था कि इसके अंदर फ्रीडम की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। कहती है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। बेयर फीट आपको पता है, नंगे पाँव, अनकवर्ड फीट के लिए यूज़ होता है। और हश्ड का मतलब होता है क्वाइट। ठीक है, पैटर्न यू कैन से एनी डिज़ाइन, फाइन। तो वो ये कहना चाहती है कि मैं जब इधर उधर घूमती, मैं अपने नंगे पाँव से क्या करती, डिज़ाइन बनाती। किस पे? सॉफ्ट डस्ट पे। सॉफ्ट नीचे मिट्टी होती है ना, मतलब हल्की हल्की सी, उसके ऊपर मैं मेरे शांत नंगे पाँव से क्या करती, डिज़ाइन ड्रॉ करती, आराम से घूमती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कि जो साइलेंस होती, वहाँ पर मुझे जो सुकून मिलता, जो कामनेस होती, जो पीस होती, जो साइलेंस होती, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है। गोल्डन नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस यू कैन से। जैसे गोल्ड प्रीशियस होता है, वैसे ही उसको लगता है कि जो साइलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। और जो उसको वो आज़ादी मिलती वहाँ पर जब वो घूम रही होती और अपनी हर चीज़ को एंजॉय कर रही होती, वो जो फ्रीडम होती वो क्या होती, बहुत ही ज़्यादा मीठी होती। अगेन आपने देखा कि उसकी मदर ने जब उससे कुछ पूछा तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, उसके पे रिएक्ट नहीं कर रही है। अगेन वो अपने थॉट प्रोसेस में जा रही है और अपनी ही थिंकिंग मतलब सोचने लगती है कुछ कुछ। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब उसकी मदर फिर से कहती हैं, क्या? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि तुम क्या करो, वो चॉकलेट्स बार बार मत खाओ। तुम्हें याद है तुम्हारे फेस पे एक्नी हो रहे हैं। एक्नी क्या होता है कि जब हमारी स्किन ऑयली होती है तो उस पर पिंपल्स होने लगते हैं, दैट इज़ एक्नी। तो उसकी मदर ये चाहती है कि तुम चॉकलेट्स को और ज़्यादा मत खाओ, अदरवाइज़ ये जो एक्नी है, जो पिंपल्स हैं, ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। और उसकी मदर कहती है, जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ तो प्लीज़ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी?
मतलब जब वो बात करती हैं, उसे कुछ बोलती है, मैंने आपको बार बार यही बोला कि वो ध्यान नहीं दे रही है, उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, अपने थॉट प्रोसेस में जा रही है, मीन्स शी इज़ नॉट बॉदरिंग, नॉट एट ऑल, वो बॉदर ही नहीं कर रही कि उसकी मदर क्या कह रही है, वो उसकी बातों को सुन ही नहीं रही है। तो अगेन उसकी मदर ने उसको बोला। अब वो क्या सोचती है, I am a Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। अब ये रेपुंजल क्या होता है, देखो रेपुंजल कौन है, एक गर्ल है जिसको एक जादूगरनी ने कैप्चर करके एक टावर में रखा था, ठीक है। और ये जो गर्ल थी, ये कौन थी, ये एक जर्मन फेरी थी रेपुंजल। इसके जो हेयर्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, इतने लंबे थे कि टावर से पूरे नीचे तक लटकते थे, ठीक है, जिसकी हेल्प से कोई भी ऊपर आ सकता था। तो एक दिन क्या हुआ कि इसका जो प्रिंस होता है वो इसके पास आता है, ऊपर मतलब टावर के ऊपर चढ़ जाता है, किसकी हेल्प से, उसके लंबे हेयर्स की हेल्प से। लेकिन जब विच को पता चलता है ना तो वो दोनों को अलग कर देती है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद वो दोनों फिर से मिल जाते हैं और वो हैप्पीली रहते हैं। तो अमेंडा जो है वो क्या चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी अ रेपुंजल, कि मैं जो है किसकी तरह बन जाऊँ, रेपुंजल की तरह बन जाऊँ, वहाँ पर उस टावर पे जाके अकेले शांति से रहूँ। बिकॉज वो ये सारी स्टोरी जानती है कि किस तरीके से उसके बालों की वजह से ऊपर आए, मतलब ऊपर चढ़ गया था, वो विच चढ़ गई थी और अलग किया था। तो वो ये चाहती है कि मैं जो है ना अपने जो बाल हैं वो कभी भी नीचे नहीं करूँगी, उनको कभी लेट डाउन नहीं करूँगी, ताकि दूसरों को हेल्प मेरे ऊपर क्लाइंब करने में, ठीक है। तो वो ये फील करती है कि जो लाइफ है टावर में वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर, कैसी है टावर के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा नाइस है। और वो यही बात बोलती है, क्या, आई एम ए रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, मैं जो है किसकी तरह रहना चाहती हूँ, उस रेपुंजल की तरह ऊपर टावर पे रहना चाहती हूँ। आई डोंट केयर एट ऑल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी चीज़ से, क्योंकि जो लाइफ है इन ए टावर, ऊपर जो लाइफ है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैंक्विल है, यानी बहुत ही ज़्यादा काम है। एंड रेयर, रेयर का मतलब क्या है कि कभी कभी, मतलब ऐसी जगह पर रहने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को वहाँ पर नीचे नहीं लटकाऊंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे वो विच चढ़ गई थी ना, वैसे कहीं मेरी मदर ऊपर आके मुझे डांटने ना लग जाए, मुझे समझाने ना लग जाए, या कोई भी ऊपर ना आए। इसलिए वो ये कहती है कि मैं कभी भी अपने हेयर्स को लेट डाउन नहीं करूँगी, बिकॉज शी डजंट वांट कि कोई वहाँ पर आए। क्लियर? Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी मदर कहती है कि ये जो सल्किंग है, सल्किंग का मतलब क्या होता है, परेशान होना, कि तुम इतना परेशान होना बंद करो। तुम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हमेशा बहुत मूडी टाइप हो, मतलब जब तुम्हारा मूड जैसा हो वैसे रहती हो, और हर कोई क्या सोचेगा कि मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे ऊपर नैग करती हूँ। नैग का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना, मतलब जो भी देखेगा कि तुम इतनी अपसेट हो, परेशान हो, उसको तो यही लगेगा ना, क्या लगेगा कि उसकी जो मदर है वो उसको डांटती रहती है, उसको परेशान करती रहती है। बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। तो वो उसको कहती है कि प्लीज़ ऐसे मत किया करो। रियलिटी में उसकी मदर उसको समझा रही है, लेकिन बार बार वो समझा रही है, लेकिन बार बार उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। तो ये हमारी पोएम थी बाय रॉबिन क्लिन, और इससे हमें क्या मैसेज मिला कि जो बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम एक्सेस में उनको टोकने लगते हैं, बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं, तो वो डिसओबीडियंट हो जाते हैं। डिसओबीडियंट के साथ साथ वो मतलब बहरे हो जाते हैं। बहरे कैसे होना, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना। यही किया पूरे चैप्टर में, पूरी पोएम में अमेंडा ने यही किया ना, कि एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और अपने ही थॉट प्रोसेस में चली गई। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई बार बच्चों के मन में किसी तरीके की डिसलाइक डेवलप हो जाती है रियल लाइफ को लेके, और वो अपनी ही एक इमेजिनेशन की दुनिया में, अपनी ही एक ड्रीम्स की दुनिया में चले जाते हैं, और जो रियल लाइफ है उससे एस्केप करने लगते हैं। फाइन, तो ये हमारी पोएम थी, और अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, रिपीटेशन ऑफ एस इज देयर, स्टॉप दैट सल्किंग, अगेन एस इज देयर। सेकेंड वन इज रिपीटेशन, आपने देखा होगा बार बार अमेंडा अमेंडा, दैट इज रिपीटेशन। थर्ड वन इज एनाफोरा, एनाफोरा आपको पता है कि जब स्टार्टिंग एंडिंग में कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, आपने देखा स्टार्टिंग में डोंट बाइट, डोंट टच,
डोंट रिपीट हुआ। आगे क्या था, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम, डिड यू, दैट इज एनाफोरा। थर्ड वन इज एल्यूजन, एल्यूजन क्रिएट करना। मरमेड, मरमेड क्या था, एक इमेजिनेटिव क्रिएचर क्रिएट किया गया ना, कि बॉडी जो है हाफ गर्ल की हाफ फिश की है। उसके बाद रेपुंजल वाली ये जो स्टोरी थी पूरी, ये भी क्या था। ये सारी चीज़ें देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी एक स्टोरीज हैं, एक इमेजिनेटिव क्रिएचर्स हैं जो 12-13 साल के बच्चों को सुनाई जाती हैं। ठीक है, इससे हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि ये जो गर्ल है वो मे बी 12 to 13 ईयर्स ओल्ड होगी, बिकॉज इसी एज में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो थोड़े से मतलब रिबेलियन टाइप के हो जाते हैं, जवाब देने लगते हैं, थोड़ा सोचते नहीं हैं, उनको पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगती। फिफ्थ वन इज मेटाफर। मेटाफर आपको पता है क्या, कि कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। अब यहाँ पर अमेंडा को किससे उसने बोला कि काश मैं मरमेड होती या मैं रेपुंजल होती, और उसके बाद साइलेंस इज गोल्डन, वो क्या कंपेयर किया गया कि जैसे गोल्ड प्रीशियस होता है वैसे ही जो साइलेंस है उसको प्रीशियस लगती है। फ्रीडम इज स्वीट बोला गया। ये सब क्या है, मेटाफर। सिक्स्थ वन इज एसोनेंस। I thought I told you to clean your shoes. You can see repetition of O is there, and don't touch your shoulders. Again O is repeated here. So it's assonance. Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.